अध्याय 1 पादपों में पोषण। देखिए पादप मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग प्लांट बोलते हैं, यहाँ पेड़ पौधा जो कहते हैं वो सब पादप के अंदर आता है। उसमें पोषण कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें मैंने हाईलाइट कर दिया, उसी को मैं हम लोग पढ़ेंगे, जो वही खास है और बाकी सब ज्यादा कोई काम कर नहीं है। यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें ये सब हम लोग को मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। ये सब चीज जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन में के घटक है, इसी को हम लोग पोषक कहते हैं। ठीक है, आप पादप के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए पादपों में पोषण विधि, इसका कैसे पोषण होता है। यहाँ देखिए सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग के विधि को पोषण कहते हैं। सजीव द्वारा जो भोजन ग्रहण करते हैं और उसके उपयोग विधि, उसी को पोषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसको स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण कहते हैं मतलब स्वयं जो खाना बना के, मतलब जैसे किसी पर डिपेंड नहीं हो, तो वो स्वपोषण हो गया। अब देखिए ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी मतलब जो खुद से खाना बनावे। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। जैसे हम लोग देखिए जंतु, अगर हम लोग मान लीजिए कुछ खाना खा रहे हैं, जैसे आप रोटी खा रहे हैं, तो रोटी कहाँ से आया, तो पौधे से आया। जैसे मान लीजिए आप गेहूं का रोटी खा रहे हैं, तो गेहूं कहाँ से आया, तो आटा से मतलब पौधों से ही आया। तो हम लोग कहाँ पे डिपेंड है, अगर मान लीजिए दूध पी रहे हैं या मीट खा रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा है, या तो जीव जंतु से हम लोग अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, या तो पेड़ पौधे से कर रहे हैं। तो हम लोग क्या हो गए, विषम पोषी हो गए। और स्वपोषी जो मतलब पेड़ है खुद खाना स्वयं बनाते हैं। जैसे हम लोग देखिए वो प्रकाश संश्लेषण आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके माध्यम से ऐसे आगे भी चैप्टर में दिया हुआ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ ऐसे रंध्र द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। आगे एक डेफिनेशन भी होगा रंध्र किसे कहते हैं, तो उसको देख लेना एक बार। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तब देखिए पत्ती जो होता है, पत्ता जो होता है पेड़ का, उसमें हरा होता है, उसका रंग क्या होता है, हरा होता है मोस्टली। तो उसमें देखिए क्लोरोफिल नाम का एक केमिकल होता है, क्या वर्णक जिसको बोल सकते हैं, वो होता है, उसके कारण ही वो हरा दिखाई पड़ता है। अब देखिए क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश या सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। जो जैसे कि सौर प्रकाश है उसमें जो ऊर्जा ग्रहण करने का जो क्षमता होता है क्लोरोफिल में ही होता है। इस ऊर्जा का उपयोग कर जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण होता है। ये खाद्य मतलब जो खाना खाते हैं वो संश्लेषण करता है। यहाँ देखिए क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य जब उगता है तभी खाद्य जो है संश्लेषण हो पाता है। इसी जो संश्लेषण होता है इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि जैसे देखिए क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मतलब पेड़ में जो भोजन प्राप्त, जैसे हम लोग देखिए खाना जैसे बनता है, हम लोगों का गैस चूल्हा पर बनता है या उसमें बर्तन लगता है, ये सब भी उपकरण है। इसके लिए देखिए अब पेड़ के लिए क्या उपकरण है, तो क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है जिसको H2O बोलते हैं, प्रकाश है और संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्लोरोफिल। तो यहाँ पे देखिए एक बार समझ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दिया हुआ है जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में हम लोग को मतलब वो तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना स्टार्च तो मतलब संचित कर लेता है, मतलब एक तरह से उसका वो खाना बन जाता है। और ऑक्सीजन हम लोगों को हवा के लिए मतलब ऑक्सीजन हम लोग अपने सांस लेने में यूज कर लेते हैं। यहाँ देखिए सभी जीवों के लिए सूर्य का प्रकाश चरम स्रोत है, सभी जीव के लिए। देखिए हम लोग मान लीजिए कि गाय पाल रहे, तो गाय कहाँ से खाना खाएगी, तो घास खाएगी। घास कहाँ से, तो पेड़ पौधे से खाएगी। पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे कहाँ से होगा, तो सूर्य के प्रकाश से ही वो अपना भोजन प्राप्त करके वो वृद्धि होगा, उससे हम लोग मतलब घास लाएंगे। तो मतलब क्या डायरेक्टली हम लोग डिपेंड किस पर है, तो सूर्य के प्रकाश पर। इसीलिए देखते होंगे कि सूर्य का हम लोग पूजा करते हैं। जैसे आप बिहार से होंगे तो छठी पूजा होता है, ये सूर्य का भगवान का पूजा होता है। और सुबह सुबह हम लोग मतलब क्या एक तरह से जो जल अर्पण करते हैं सूर्य का, क्योंकि सूर्य ही एक तरह से पूरा दुनिया का एक तरह से क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब भोजन का प्रमुख स्रोत है। हम लोग अगर मान लीजिए कि सूर्य अगर एक आध साल तक नहीं अगर उगे तो क्या खाना खाएंगे, पूरा दुनिया की बात करें, एक आध साल तो बहुत ज्यादा बोल दिए, एक आध महीना में पता चल जाएगा क्या हम लोग हैं क्या नहीं है। तो सूर्य का इसीलिए पूजा होता है, शायद इसी तरह हो सकता है। लेकिन हमारे जो मतलब
जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये हो रहा है, तो शायद इसी तरह हो सकता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं सूर्य का पूजा हम लोग क्यों करते हैं, इसी के कारण शायद हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों के मंड या स्टार्च के रूप में संश्लेषित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सूर्य के प्रकाश, जो प्रकाश संश्लेषण हुआ तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग कोई काम का नहीं होता, तो जो पत्तियां में होता है, पत्ती होता है, उसमें वो संश्लेषित रहता है। ठीक है, वो संश्लेषित होके खाना अपना भोजन तैयार समय पर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ, इसके माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए एक पौधा है यहाँ पर, ठीक है, जल एवं खनिज तो नीचे से मिल रहा है क्योंकि पानी हम लोग जड़ में देते हैं। ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उस, और यहाँ पे सौर ऊर्जा मिल रहा है, तो खींच के और पूरा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने इधर वो खींच लेता है वायुमंडल से और सूर्य के प्रकाश से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यहाँ पर मिल रहा था, उसी तरह यहाँ पर देखिए, ये फोटो समझना बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिएगा तो समझ जाएंगे प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है। अब देखिए इसको यहाँ पे पढ़ते, ये जो बॉक्स में दिया हुआ, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के हरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई भी पेड़ देखते होंगे कि कभी कभी पत्ता ही गायब है, तो मतलब उसका भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें जो 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 हरी टहनी होता है, मतलब क्या उसमें टहनी छोटे छोटे, क्योंकि पूरा पत्ता गायब हो नहीं जाएगा, होगा तो मतलब समझिए कि पेड़ सूख गया, तो उसमें जो तना होता है, पादपों के हरे भाग जो होता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, उसके माध्यम से वो अपना भोजन बना लेता है। हरी शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय कम करने के लिए पत्तियों सल्क अथवा शूल रूप में हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, तो तना के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्लोरोफिल किसमें मौजूद होता है, तो पत्तियों में ही मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर आप देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप, या पादप को पौधा ही बोलते हैं, प्लांट हम लोग पहले ही जान चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों एवं संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो इसको देखिए, इसमें दिया हुआ आगे देखिए, कह रहा है कि वायु नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में वायु जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकता है। जो नाइट्रोजन है, मतलब वायुमंडल में भी मतलब गैसीय अवस्था में रहता है, लेकिन उसका डायरेक्ट ये अवशोषण नहीं कर सकता, परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकता। मिट्टी के कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा से निर्मुक्त करते हैं। मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते। संभवतः आपने देखा कि किसान खेतों में उर्वरक एवं खाद डालते तो वो नाइट्रोजन का जो मात्रा कम हो जाता है, इसको मतलब क्या, उसी में तो नाइट्रोजनी पदार्थ का प्रचुरता होती है, इसके कारण जो उपजा होता है बहुत तेज हो जाता है। देखिए, इस प्रकार के अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद एवं अन्य संघटकों जैसे प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। तो जैसे देखिए, जो और भी पोषक तत्व है उसका संश्लेषण इस तरह होता है, प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। तो इसके पश्चात जो होता है, मतलब इस माध्यम से होता है, जो नाइट्रोजन जो हम लोग वहाँ पे, हम लोग नहीं, पेड़ पौधे जब नाइट्रोजन, क्योंकि डायरेक्ट मतलब वायुमंडल में भी है तो डायरेक्ट नहीं ले सकता, तो उसके जो जड़ होता है, पेड़ पौधे के जो जड़ होता है, जड़ में मतलब क्या, मिट्टी में भी नाइट्रोजन का मात्रा पाया जाता है। देखते होंगे किसान मतलब समय समय पर खेत में उर्वरक खाद वगैरह ये सब मारते रहते हैं, तो नाइट्रोजन की मात्रा उसमें होती है। एक तरह देखते होंगे, जब अगर मान लीजिए गाय का गोबर अगर खेत में दिया जा रहा है, जिसको गुआ कहा जाता है हमारे इधर, आपके इधर क्या कहा जाता है मालूम नहीं, उसमें बहुत ज्यादा गंध आता है, तो गंध वही है, नाइट्रोजन की मात्रा एक तरह से। ठीक है, तो उसी का यूज करके देखते होंगे कि मतलब खेत में डाला जाता है, या उर्वरक उजला टाइप का जो होता है उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। अब देखिए, पादप में अन्न पोषण की विधियां। देखिए, मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की पादप ये भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर, इसे विषम पोषी प्रणाली। जैसे देखिए, हम लोग तो किसी और पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए,
ऐसे ये नहीं कि मम्मी खाना बना के दे रही, वो नहीं, फिर भी खाना आ कहाँ से रहा है? जैसे आप रोटी खा रहे हो तो कहाँ से आया? तो पौधों से आया, पौधा तो पौधा से ही डायरेक्ट हम लोग खा, मान लीजिए आप दूध पी रहे हैं या मीट खा रहे हैं, तो कहाँ से? या तो जीव जंतु से आ रहा है या तो पेड़ पौधे से। तो हम लोग विषम पोषी हैं, खुद से हम लोग खाना संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अमरबेल एक पादप है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अमरबेल देखते होंगे, अमरलत्ती जिसको बोलते हैं, अमरलत्ती, वो पादप का एक, यहाँ पे देखिए, मतलब अमरबेल एक पादप जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वे अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वो आरोपित होते हैं। देखते होंगे कि जो इसका जो पत्ते होता है, मतलब इसका जो जो अमरबेल होता है, एक तरह से बेल के आकार में होता है, जिसको लत्ती एक तरह से कहा जाता है, तो वो किसी पेड़ पर ही लटके रहता है, तो उसी से वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। जैसे देखते होंगे उसका जो जड़ है वो किसी और मतलब पेड़ में चिपके रहता है, तो उसी से वो अपना भोजन अवशोषित कर लेता है। आरोहित वह पादप परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी के अमूल्य पोषकों से वंचित रहते हैं। इन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरों पे भोजन के लिए डिपेंड हो, तो ये परजीवी हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए कीटों क्या भक्षण करने वाला कीट भक्षी पादप होते हैं। कीट भी देखिए, पेड़ पौधा हम लोग नहीं जानते थे कि पेड़ पौधा भी कीट खाता है। एक देखिए बीनस, क्लाइट्रैप और सैंड्रियो कीट भक्षी पादप के अन्य उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह जो होता है, कीट उसमें जाता है अगर, तो उसी को जकड़ लेता है, उससे वो खाना अपना खुद बना लेता है। एक मृतजीवी होता है, मृतजीवी यहाँ पे मशरूम जिसको कहते हैं, वो मृतजीवी का उदाहरण हो गया। जैसे फंगाई, कवक हुआ, इसको भी एक बार देख लेना आपको। यहाँ पर देखिए आप पढ़ते हैं जिसमें जीव अपने मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी पोषक प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक हुआ, अचार हुआ, देखते होंगे अचार में उजला उजला टाइप का जो लग जाता है, वो एक तरह से फंगाई टाइप का हुआ। अचार का जो फंगाई है वो उतना मतलब क्या नुकसान नहीं करता, लेकिन उतना अगर मतलब हम लोग अगर ज्यादा मात्रा में लगा हुआ है, फिर भी अगर देखिए अचार में इसी के कारण, यही नहीं होने के कारण तेल डाला जाता है, तेल डाल के अचार को रखा जाता है। जैसे चमड़े हुआ, कपड़े में भी फंगस लग जाता है उजला उजला टाइप का। एवं अन्य पदार्थों उगते हैं, वे उन स्थान पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो, मतलब जहाँ पे नम थोड़ा सा मतलब क्या जो पानी का मात्रा है थोड़ा सा अधिक हो, अधिक उतना भी नहीं हो लेकिन होना चाहिए। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु में सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। जो वर्षा के ऋतु होता है, उस वर्षा ऋतु जब वर्षा होने का समय है, तब उस समय कवक बहुत ज्यादा मात्रा में उगेगा। देखते होंगे जहां पर जैसे गोबर रखा जाता है, क्योंकि वो नम रहता है, तो उसमें ये जो इस शेप में है उग जाता है, ठीक है। तो सरा गला जो छत्रक होता है, हम लोग बचपन में खेलते थे इसी को उखाड़ उखाड़ के। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान बहुत यहाँ पे वस्तुएं कवकों के वृद्धि के कारण नष्ट एवं अनुपयोगी हो जाते हैं। इसी कारण यहाँ पे वर्षा ऋतु के दौरान यहाँ पे अन्य वस्तुएं कवकों के वृद्धि के कारण जो होते हैं, कवक क्योंकि बहुत ज्यादा वृद्धि होता है, तो और जो वस्तुएं होता है उसका वृद्धि रुक जाती है। मतलब क्या, वो क्योंकि कवक उग जाएगा, कवक ही खा जाएगा सबको, तो उसके कारण वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको आगे पढ़ लेते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसको सहजीवी संबंध कहते हैं। जो हम लोग मतलब क्या, जैसे बांट उठ के जो खाते हैं, जैसे पोषक तत्व होते हैं एक दूसरे को बांटते हैं, आवास भी बांटते हैं, सहजीवी। जैसे लाइकेन हुआ, यहाँ पे देखिए लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं, इसमें एक शैवाल होते हैं और दूसरा कवक, शैवाल और कवक, ठीक है। तो शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान मतलब जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थों को देता है। जैसे यहाँ सहजीवी संबंध क्या हुआ, तो शैवाल और कवक में सहजीवी संबंध है, एक दूसरे को एक आवास दे रहा है, एक पोषक तत्व खाद्य संश्लेषण दे के उसको खाना पूरा कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, तो पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। मतलब क्या, पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए पादप में जो प्रोटीन नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, फसल कटाई होगा तो मृदा में नाइट्रोजन की कमी जाहिर है कि हो जाएगा। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु पादप इसका उस प्रकार उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पादप नाइट्रोजन में विलय रूप में अवशोषित कर लेते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पर करा कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन को जो विलय मात्रा मतलब विलय एक तरह से घुलनशील मात्रा में, परंतु राइबोजियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पादपों के जड़ों में होते हैं, उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। देखते होंगे कि जब खेत में कहा जाता है कि हर 2-3 साल में दलहन या तिलहन का खेती कर लेना चाहिए, उसे जो होगा मिट्टी का जो प्रचुरता मतलब क्या, जो उपजाऊ है बढ़ जाता है, इसी के कारण नाइट्रोजन के मतलब के कारण। तो इस तरह यहाँ हम लोग खत्म कर चुके हैं। जीवों में खाद की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ के बता रहा हूँ। जीवों में खाद की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए करते हैं तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। फिर से देखिए, जीवों में खाद की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका उपयोग वे अपनी वृद्धि करने के लिए एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। तो हम लोग खाद की आवश्यकता इसीलिए होता है, तो हम लोग भी जीव के अंदर ही आ रहे हैं, मतलब जीव ही हम लोग हैं, तो इसलिए हम लोगों को भोजन आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर, परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी और मृतजीवी यहाँ पे लिख देंगे, परजीवी और मृतजीवी में अंतर निम्नलिखित है। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग परजीवी लिख देंगे और मृतजीवी। देखिए परजीवी में क्या लिखेंगे, ये परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और मृतजीवी ये मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट में लिखे अमरबेल इसका उदाहरण है। तो परजीवी किसका उदाहरण है, अमरबेल, जिसको हमारे इधर अमरलत्ती कहते हैं, उसी को अमरबेल कहा जाता है। कवक इसका उदाहरण है, तो ये मृतजीवी है, तो ये कवक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए 3 नंबर, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में, आप पत्ती का मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो पत्ती का जो मंद या स्टार्च जो होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें स्टार्च के रूप में संचित रहता है, तो कैसे उसका हम लोग परीक्षण करेंगे उसको लिखेंगे। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग, पत्तियों में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए पौधों की एक पत्ती लेकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालेंगे तो पत्ती का रंग नीला से काला हो जाएगा। जो पत्ती का रंग नीला से काला हो जाएगा यह दर्शाता है कि पत्ती में मंड है। तो ये काला हो जाएगा तो समझना है कि उसका जो काला हो जाएगा तब समझना है पत्ती में मंड है या कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जिसको बोलते हैं, मंड के रूप में स्टार्च संचित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ये देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ, हरे पादपों में खाद संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो हम लोग इसमें खाद संश्लेषण का संक्षिप्त विवरण देंगे। तो यहाँ पे देखिए पादपों में खाद संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपने हरे पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश, जल और वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोला जाता है का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसको हम लोग एक समीकरण में दर्शा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट में प्लस करेंगे मतलब ऐड करेंगे जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मात्रा से CO2 और ऑक्सीजन मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मतलब जो हम लोग जो ऑक्सीजन अभी सांस लेने में यूज कर रहे हैं वो ऑक्सीजन मिलेगा। एक बार और पढ़ लेते हैं, देखिए पादपों में खाद संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अपने हरे पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश, जल और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल हो जाएगा CO2। इस तरह आपको लिख देना, इसी तरह लिखना, आंसर एकदम सटीक आपका आंसर सही होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। इसको हम लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। देखिए सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, उसके बाद हरे पादप जिसमें पत्तियां होगी उसके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन वो खुद बनाएगा। फिर शाकाहारी जीव जैसे घास खाने वाला जिसको शाकाहारी कहते हैं, पौधे को खाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर मांसाहारी जीव उसको खा जाते हैं, तो शाकाहारी जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर जो है मतलब सभी जीव भोजन इसीलिए मतलब जीवन
पौधों पर, सभी का जो जीवन है पौधों पर ही निर्भर होता है, ठीक है। पौधों, और पौधा किस पर निर्भर है, तो सूर्य के प्रकाश के लिए। तो सूर्य के प्रकाश, इसीलिए हम लोग को सूर्य का प्रकाश, मतलब जो पूजा करते हैं सूर्य भगवान का, ये सूर्य के भगवान शायद इसीलिए करते होंगे, ठीक है। तो ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए सूर्य का प्रकाश ऊपर में, उसके बाद हरे पादप में पत्तियां मिलेगा, पत्तियां रहेगा, पत्ता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन वो प्राप्त कर लेगा। पेड़ उसके बाद शाकाहारी जीव जो है घास खाने वाला, पौधे को खाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद जो शाकाहारी जीव है उसको मांसाहारी जीव खा जाता है, शाकाहारी जीव को खाकर ऊर्जा प्राप्त वो कर लेता है। उसके बाद सभी जीवों में यहाँ पे देखिए जीवन का पौधे पर निर्भर है, तो ठीक है। तो इस तरह आपको ये प्रवाह चित्र बना के और समझ के बना देनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। यहाँ पे दिया हुआ क नंबर, क्योंकि हरे पादप अपना खाद संश्लेषण स्वयं बनाते हैं, खाद स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसे क्यों कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। खाद खुद से जो बनावे उसको स्वपोषी बोलेंगे। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद का भंडारण कहाँ होता है, तो मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट को मंड के रूप में उस या स्टार्च उसी को बोलते हैं, संचित करके रखता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, क्योंकि पत्ता में क्या होता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। घ नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल में CO2 लेते हैं और O2 का उत्पादन करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, जो कि हम लोग सांस लेने में उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब थोड़ा सा जो यहाँ परिभाषिक शब्द है उसको बताना है, कारण निम्न कथनों को परिभाषिक शब्द में लिखिए। क नंबर, पित्त दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या है, तो अमरबेल है, अमरबेल। पित्त दुर्बल तने वाले परजीवी पादप क्या है, तो परजीवी पादप यही होगा, अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली होती है उसको घट पर्णी कहते हैं। स्वपोषण और विषम पोषण जो होता है दोनों माध्यम से होता है उसका भोजन, तो उसको घट पर्णी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए घट पर्णी मतलब वो हुआ जो जैसे कि जीव जंतु को भी अपना भोजन बना ले और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भी अपना भोजन प्राप्त कर ले। वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों का गैस का आदान प्रदान या विनिमय होता है उसको पर्ण रंध्र कहा जाता है, या रंध्र बोल सकते हैं। वो रंध्र के माध्यम से हम लोग करते हैं, पर्ण रंध्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टिक करने वाला MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो अमरबेल उदाहरण किसका, तो परजीवी का उदाहरण है, वो दूसरे पर डिपेंड रहता है भोजन के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घ नंबर देखते हैं, ख नंबर सॉरी, यहाँ पर कीटों का पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है, तो घट पर्णी बोलते हैं, या इसको पिचर पादप बोला जाता है, ठीक है। तो जो भोजन मतलब कीटों के माध्यम से करें, तो हम लोग नहीं जानते थे कि क्या कर रहे हैं, तो ये किसके माध्यम। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, तो यहाँ पे मिलान करने वाला है, तो क्लोरोफिल, तो पत्ती में क्लोरोफिल होगा। नाइट्रोजन कहाँ होता है, नाइट्रोजन एक जीवाणु है। उसके बाद देखिए सॉरी, जीवाणु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो इसी के माध्यम से यहाँ पे देखिए अमरबेल, अमरबेल क्या है, तो परजीवी का उदाहरण है। जंतु क्या है, तो परपोषित है, जैसे हम लोग हैं, परपोषित दूसरे पे डिपेंड है। कीट भक्षी, तो घट पर्णी या पीचर पादप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सत्य असत वाला है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सत्य है उसमें सत्य लिखेंगे, जो असत्य है असत। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो असत्य नहीं, प्रकाश संश्लेषण मुक्त नहीं होती है, यह अवशोषित होती है और ऑक्सीजन का मुक्त होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, नहीं स्वपोषी कहलाते हैं, यह मृतजीवी नहीं, असत्य हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में उत्पादन प्रोटीन नहीं है, उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये ऑक्सीजन नहीं होता है, हाँ सॉरी प्रोटीन नहीं होता, तो ये भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रकाश, यहाँ पे प्रोटीन, यहाँ पे देखिए उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है, हाँ हो जाता है, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से MCQ टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो पर्ण शिराएं द्वारा। पादप में किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो पर्ण शिराएं द्वारा ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अब देखिए वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह होते हैं क्या, तो पत्तियां होता है, पत्तियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को वो प्राप्त करते हैं, जिससे वो फिर से जो ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, अपना भोजन वो बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।